कंवरलाल मेघवाल ने मुझे बुला करके कहा, भाई मैं जानता हूँ तुम अच्छे आदमी हो, लेकिन देखिए ये गहलोत जी का पत्र है, उन्होंने लिखा है इनका दूरस्थ स्थानांतरण करो। मैंने अपनी आंखों से पत्र देखा है, अच्छा, अशोक गहलोत जी ने लिखा था, तो इसलिए मैं मजबूर हूँ तुम्हारा वहाँ ट्रांसफर आपके करने नाम के से? लिए। बिल्कुल, अच्छा, गहलोत जी ने उसी पे टिप्पणी लिख दी, इसका दूरस्थ स्थानांतरण किया जाए। ये बिशन तो सिंह जी शेखावत जो कह रहे हैं आप, वो भैरव सिंह जी शेखावत के जी, भाई थे। जयरू सिंह जी के अनुज थे और विख्यात पत्रकार भी रहे। बाकी धीरे धीरे शेखावत गुट के अंदर वामपंथी विचारों के कार्यकर्ताओं का प्रभुत्व हुआ। अच्छा, और ये जो 1900 शेखावत गुट था, इसका नेतृत्व बिशन सिंह जी ही कर रहे थे। जो लोग कल्पना नहीं करते थे, वो लोग भी शहर में आ गए उस गाइडलाइन की पालना में। तो अच्छा, कभी नहीं सोचते थे कि हम किसी बिना अप्रोच के ट्रांसफर करा वो पाएंगे। भी शहरों में आ गए। वो भी शहरों में आ गए उस पॉलिसी के कारण से। उस समय उन्होंने पॉलिसी में ये बात भी रखी कि जिनका परीक्षा परिणाम गड़बड़ होगा वो जिले से बाहर जाएंगे। हालांकि हम लोगों ने विरोध किया इस बात का, इसलिए विरोध किया कि परीक्षा परिणाम के लिए केवल संस्था प्रधान जिम्मेदार नहीं होता। हम लोगों ने कटारिया जी का विरोध भी खूब किया है, क्योंकि हमारे कुछ हितों को वो करते वो ही थे जो शिक्षा के हित में था, लेकिन हमको हमारे हितों का नुकसान होना लगता था। शिक्षक कभी सामान्य नहीं होता। ऐसा कहा जाता है कि उसकी गोद में प्रलय और सृजन दोनों उसकी गोद में खेलते हैं। और शिक्षक ही एक ऐसा व्यक्तित्व होता है जो देश का भविष्य तय करने वाला होता है। देश का भविष्य तय होता है उसके नागरिकों से, और नागरिकों में संस्कार का भाव वो आता है शिक्षा और शिक्षक के माध्यम से। ऐसे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो संस्कार निर्माण की पाठशाला कहा जाता है, वो आखिर शिक्षकों के क्षेत्र में कैसे पीछे रह सकता था। नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश 100 बरस संघ के 100 कहानियां संघर्षों की। ऐसी कहानियां जो उथल पुथल उत्ताल लहरों से भी न डगमगाई, चाहे स्थितियां विकट रही हों, चाहे स्थितियां अनुकूल रही हों, लेकिन अपने ध्येय के प्रति निष्ठा के कारण जो लाखों लाख समर्पित स्वयंसेवक भारत माता को ही सर्वोच्च स्थान पर रखकर उसको पूजने के साथ साथ इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने के लिए आगे बढ़े, उन्हीं कार्यकर्ताओं की कहानी, उनके संघर्षों की कहानी हम इस सीरीज के माध्यम से आपके सामने ला रहे हैं। कार्यक्रम के प्रारंभ में मैंने बात की शिक्षकों की, और शिक्षकों के क्षेत्र में संघ कैसे काम करता है। वैसे तो कहा यह भी जाता है कि संघ के काम को सर्वाधिक यदि किसी ने बढ़ाया है तो शिक्षकों ने बढ़ाया है। जहां जहां उनकी ड्यूटी रहती थी, जहां जहां उनकी नौकरी रहती थी, वहां वहां संघ का काम आगे बढ़ता गया। पर्याप्त समय भी होता था और फिर वैचारिक स्पष्टता तो रहती ही थी। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही व्यक्तित्व से जिन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रेरणा प्राप्त करने वाले शिक्षक संघ राष्ट्रीय में लंबे समय तक कार्य किया और आज भी कर रहे हैं। वर्तमान में शिक्षक संघ राष्ट्रीय के संरक्षक हैं, और आप सब जानते ही होंगे लंबे समय तक इस संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रहे, प्रदेश महामंत्री रहे, संगठन महामंत्री रहे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ श्रीमान प्रहलाद जी शर्मा की। प्रहलाद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रहलाद जी शर्मा शिक्षक संघ से लंबे समय से जुड़े हुए हैं और शिक्षकों के क्षेत्र में कार्य करने वाला राष्ट्रवादी विचारों का संगठन, उसके वर्तमान में आप संरक्षक हैं। पहले प्रदेश महामंत्री, संगठन मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। सबसे पहले तो प्रहलाद जी यही जानना चाहेंगे कि आखिर ये जो शिक्षक संघ का स्वरूप आज दिखता है, इसकी शुरुआत कैसे हुई? देखिए, राजस्थान का जब एकीकरण हुआ था जी। उस समय से यहाँ पर रियासती शिक्षक संघ थे। जैसे ढूंढाड़ क्षेत्र में जयपुर अध्यापक संघ, मारवाड़ में मारवाड़ अध्यापक संघ, अजमेर मेरवाड़ा में वहाँ का संगठन, हाड़ौती का अपना संगठन। राज्य के एकीकरण के साथ जो शिक्षक थे वो अपने अपने क्षेत्र में काम करते थे, तो ये आवश्यकता अनुभव हुई कि एक राज्यव्यापी संगठन होना चाहिए। हमारे संघ के एक प्रचारक थे जो 1946 से 50 तक प्रचारक रहे, और 50 में जब संघ पर प्रतिबंध लगा तो संघ के निर्देश से उन्होंने राजकीय विद्यालय में शिक्षक का कार्य प्रारंभ किया। स्वर्गीय जयदेव जी पाठक, जयदेव जी पाठक पुराने कार्यकर्ता जानते पुराने हैं। कार्यकर्ता निश्चित रूप से जानते हैं। तो जयदेव जी पाठक ने जयपुर अध्यापक संघ में काम किया और फिर अपनी दृष्टि से उन शिक्षकों को तलाश करना शुरू किया जो राष्ट्रीय विचारों को लेकर कार्य कर रहे थे, उनको एकजुट करना प्रारंभ किया। मूल रूप से उनका कार्य क्षेत्र सीकर जिले में दातारामगढ़ रहा,
और इसी प्रकार एक बार जब वो श्रीमाधोपुर किसी टूर्नामेंट में गए तो उन्होंने एक समिति का गठन किया और उसके बाद धीरे धीरे काम प्रारंभ हुआ। तो ये 1950-51 के आसपास किसी बातें रही ये होंगी। 1951-52 के आसपास की बात थी। 1954 में उनके प्रयासों से सभी रियासती संगठनों का एक पंजीकृत संगठन बनाया गया, राजस्थान शिक्षक संघ के नाम से। उसका पंजीयन हो गया 1954 में और वो संगठन काम करता रहा। 1964 में जाकर के पहली एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी बनी और उस कार्यकारिणी की विशेषता ये थी कि उसका जो महामंत्री था वो विशन सिंह जी शेखावत बने, जो कि राष्ट्रीय विचारों के कार्यकर्ता थे, और एक अध्यक्ष बने अयोध्या प्रसाद उपाध्याय। ये विशन सिंह जी शेखावत जो कह रहे हैं आप, वो भैरव सिंह जी शेखावत के भाई थे। भैरव सिंह जी के अनुज थे और विख्यात पत्रकार भी रहे। बाद में राजस्थान पत्रिका में उन्होंने लंबे समय तक पत्रकारिता की, आर्टिकल्स लिखे जी। उनका एक प्रसिद्ध आर्टिकल था आओ गांव चले। गांव चले, गांव की कहानियां बताते, पूरी कहानियां आती थी। शिक्षक संघ के लंबे समय तक जुझारू कार्यकर्ता रहे। आज जो संगठन का स्वरूप है उसमें विशन सिंह जी शेखावत का और उनके जयदेव जी पाठक के बाद ऐसे लोगों का बहुत अतुलनीय योगदान है जी। 64 में वो महामंत्री बने, लेकिन ये एकता जो विभिन्न रियासती संगठनों के थे, विभिन्न विचार के शिक्षकों की एकता थी, वो स्थायी नहीं रह सकी। अगले साल ही पुनः जो वामपंथी विचारों के लोग थे वो अलग हो गए और राष्ट्रीय विचारों के लोग अपने अलग संगठन चलाने लगे। 1971 में कुछ वैचारिक मतभेद के कारण फिर एक संगठन का विभाजन हुआ और विशन सिंह जी शेखावत का अलग मार्ग हो गया। नानक कुंदनानी इस राष्ट्रीय विचारों के संगठन के अध्यक्ष बने तो दो संगठन हो गए राष्ट्रीय विचारों के, एक कुंदनानी गुट और एक शेखावत गुट। फिर धीरे धीरे शेखावत गुट के अंदर वामपंथी विचारों के कार्यकर्ताओं का प्रभुत्व हो गया। अच्छा। और ये जो शेखावत गुट था इसका नेतृत्व विशन सिंह जी कर रहे थे। हाँ, इसका विशन सिंह जी कर रहे थे। 1985 तक यही स्थिति बनी रही। 85 से पहले जब देश में आपातकाल लगा, उसकी पृष्ठभूमि के बाद एक नए संगठन का प्रादुर्भाव हुआ। जयपुर के एक कांग्रेस के नेता थे श्री राम गोटेवाला। हाँ, चुनाव लड़ा। उन्होंने वो मंत्री भी रहे, यहाँ से चुनाव भी लड़ा किशनपोल विधानसभा क्षेत्र से। उनके विशेष प्रयासों से एक प्रगतिशील संगठन बना तो राज्य में 3 संगठन हो गए। कांग्रेसी विचारों का प्रगतिशील संगठन, राष्ट्रीय विचारों का राजस्थान शिक्षक संघ, जिसको अध्यक्ष के नाम से जाना जाता था, जो भी अध्यक्ष उनके नाम से ही जानते थे। शिव किशोर जी अध्यक्ष थे। सनाट्य गुट, चौथमल सनाट्य अध्यक्ष बने, सनाट्य गुट। एक बार भंवर सेठ बने तो सेठ ग्रुप, बाद में सियाराम जी बने तो सियाराम गुट। ऐसे अध्यक्ष के नाम से जानते थे। नाम से शासन के द्वारा, मीडिया के द्वारा उनको संबोधित किया जाता था जी। 85 में तीनों संगठनों की एकता हुई, लेकिन वो एकता लंबे समय तक नहीं रह पाई, पुनः अलग हो गए। लेकिन बिशन सिंह जी उसके बाद अपने मूल संगठन से अलग नहीं हुए, वो साथ ही रहे। तो ये 85 में जो एक साथ होने की बात आ गई, जबकि वैचारिक तो मत भिन्नताएं बहुत प्रबल थी। एक तरफ कम्युनिस्ट विचार के लोग थे, एक तरफ कांग्रेसी विचार के लोग थे, एक तरफ राष्ट्रवादी विचार के लोग थे, फिर एक किस कारण से हो गए? शिक्षकों की एक मांग थी कि शिक्षकों की समस्याओं के लिए आप अलग अलग जब संघर्ष करते हैं तो सरकार आप लोगों की बात प्रभावी ढंग से नहीं सुनती। एकजुटता होनी चाहिए। यदि हम एक साथ होकर के अपनी बात को उठाएंगे, अपने आंदोलन करेंगे, क्योंकि आज जो सेवा शर्तें हैं, आज के जो वेतनमान है, आज केंद्र के समान सारे वेतनमान, सारी सेवा शर्तें हैं। 1985 और उसके पहले ऐसा नहीं था। अच्छा। राज्यों के अलग वेतनमान थे, राज्यों की अलग सेवा शर्तें थी, राज्यों को जो लाभ मिलते थे वो केंद्र की तुलना में अति न्यून मिलते थे। तो उन सबको प्राप्त करने के लिए, एकजुटता के लिए ये एकीकरण हुआ था। अच्छा। लेकिन अलग हो गए। भाग्य की बात है कि वो विचारों के कारण लंबे समय तक एक साथ नहीं रह सके। लेकिन जो राष्ट्रीय विचारों का संगठन था वो थोड़ा और मजबूत हुआ, क्योंकि बिशन सिंह जी के साथ बहुत सारे लोग इस संगठन में आ गए। बड़ा संगठन ये बन गया, बाकी संगठन छोटे हो गए। तो ये 3 संगठन जो थे एक हुए, एक होने के बाद फिर अलग हुए तो बिशन सिंह जी फिर मूल संगठन में आ गए। तो 2 ही संगठन बचे होंगे फिर तो? नहीं, प्रगतिशील के नाम से संगठन चलता रहा और वो जो बिशन सिंह जी से अलग हुए उन्होंने अपना नाम वही रखा। अच्छा। शेखावत गुट, उसमें कोई शेखावत नहीं था। अच्छा। सारे वामपंथी थे। लेकिन नाम उन्होंने, वो बिशन सिंह जी का नाम ही चलाते रहे। एक मजे की बात यह है कि राजस्थान शिक्षक संघ के नाम से जो पंजीयन है वही पंजीयन आज सब काम में ले रहे हैं।
अच्छा। नाम उनके मीडिया में, शासन में किसी का राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत है, इस संगठन का नाम राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय है, राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील है, लेकिन पंजीयन केवल राजस्थान शिक्षक संघ के नाम से है और सभी उसी पंजीयन को काम में ले रहे हैं। एक ही पंजीयन को अलग अलग संगठन काम में ले रहे हैं? बिल्कुल सब काम में ले रहे हैं, वही सब ये तीनों संगठन तो काम में ले ही रहे हैं। नहीं, पर ये टेक्निकली कैसे संभव हो सकता है? एक संगठन का तो एक अध्यक्ष होगा, कोई महामंत्री होगा, उसी संगठन के दूसरे अध्यक्ष महामंत्री। बैंक अकाउंट ये सबके अलग अलग है। अध्यक्ष महामंत्री के नाम से है। अपना जो संगठन है वो अपना संगठन विधिवत रूप से हिसाब किताब भी पेश करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट भी करवाता है, इनकम टैक्स के रिटर्न भी दाखिल करता है, लेकिन पंजीयन वही चल रहा है सबका। आप जो बता रहे थे 1985 में फिर से बिशन सिंह जी इधर आ गए और शेखावत नाम से जो गुट चल रहा था वो दूसरे वामपंथी लोगों ने उसको चलाया अपने हिसाब से, प्रगतिशील अपने हिसाब से चल रहे थे। तो इधर जब हमारा जो संगठन था, ये आप जिस संगठन की बात कर रहे हैं, उसका नाम उस समय क्या रहा और फिर राष्ट्रीय कैसे और कब जुड़ा उसके साथ? देखिए, इसका नाम राजस्थान शिक्षक संघ ही था, लेकिन जैसा मैंने बताया कि अध्यक्ष के नाम से इसको सनाड, राजस्थान शिक्षक संघ सनाड ये कहा जाता था। हाँ। 1985 के बाद इस संगठन के 2 बार और विभाजन हुए। 1994 में कुछ कार्यकर्ता अलग हुए, सेट ग्रुप बना, और 1998 में तत्कालीन अध्यक्ष सियाराम जी चुनाव हारे और चुनाव हार के उन्होंने अपना अलग संगठन बना लिया, राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम। उस समय यह अनुभव किया गया कि जब कोई अध्यक्ष बनता है जी। तो उस व्यक्ति में थोड़ी अहम की मात्रा बढ़ जाती है। वो सोचता है कि मेरे नाम से संगठन की पहचान है तो मैं विशेषता लिए हुए हूँ। तो तत्कालीन संगठन के कार्यकर्ताओं ने, हमारी टीम ने, उस समय मैं संगठन का महामंत्री था, बजरंग प्रसाद मजी जी अध्यक्ष थे, तो हम लोगों ने ये विचार किया कि संगठन का नाम उसके विचार के अनुसार होना चाहिए। तो 2004-05 का जो हमारा अधिवेशन हुआ माउंट आबू में, उस अधिवेशन में हमने हमारा महासमिति का जो विधान था उस विधान में संशोधन करके अपने नाम के साथ राष्ट्रीय जोड़ दिया। अब अध्यक्ष का नाम नहीं आता, अब राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय है। उसके बाद 2005 से लंबे समय तक मैं अध्यक्ष रहा, लेकिन राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के नाम से ही संगठन की पहचान। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। संघ विचार जो है वो भी यही कहता है कि व्यक्ति प्रमुख नहीं है, प्रमुख है विचार, प्रमुख है राष्ट्र, प्रमुख है देश। और लंबे समय तक शिक्षक संघ जो है वो जाने जाते रहे अपने अध्यक्षों के नाम के कारण। लेकिन अभी चर्चा में सामने आया कि जब बजरंग लाल जी अध्यक्ष थे और प्रहलाद जी जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं ये महामंत्री थे, तो इन्होंने निर्णय किया कि व्यक्ति को आगे नहीं रख के विचार को आगे रखेंगे, और विचार चूंकि राष्ट्रीय है तो संगठन के नाम के साथ में राष्ट्रीय शब्द भी जुड़ गया। ये तो एक तरीके से एक संक्षिप्त इतिहास हो गया कि शिक्षक संघ किस प्रकार से प्रारंभ हुए, किस प्रकार से बने। आपका किस तरह से जुड़ा हुआ इस विचार के साथ? देखिए, मेरी राजकीय सेवा में नियुक्ति हुई 1985 में। जयपुर जिले में एक गोविंदगढ़ पंचायत समिति है जिसको चोमू तहसील बोलते हैं, वहाँ एक गांव है बांसा, वहाँ मेरी नियुक्ति हुई वरिष्ठ अध्यापक के रूप में। चूँकि संघ से मैं परिचित था और वहाँ मुझे विश्व हिंदू परिषद का कार्य करने का अवसर मिला। 2-1 साल बाद मुझे विश्व हिंदू परिषद का दायित्व भी दिया और मैं काम करता रहा। उस समय वहाँ पर हमारा जो संगठन था, जब मैंने ज्वाइन किया था, वो एकीकरण नहीं हुआ था तीनों संगठनों का, तो हमारे वहाँ पर हमारे विचारों का कोई संगठन काम नहीं कर रहा था। शेखावत संगठन कार्य कर रहा था, लेकिन सौभाग्य से उसी साल एकीकरण हुआ और शेखावत के जो कर्ता धर्ता थे वो सारे एक संगठन में आ गए। बाद में जब अलग हुए तो चोमू क्षेत्र के जो भी शेखावत के कार्यकर्ता थे वो अलग नहीं हुए, बिशन सिंह जी के साथ वहीं रहे। अच्छा। तो मैं चूंकि विद्यालय में शिक्षक था और जिस विद्यालय में शिक्षक था वो विद्यालय शिक्षक संगठन की गतिविधियों का केंद्र था, तो उनके संपर्क में आने से भले ही मैं काम विश्व हिंदू परिषद का कर रहा था, लेकिन उन साथियों के साथ संगठन के काम में भी सहयोग करता रहा। और बाद में हमारे तहसीलदार हुआ थे वहाँ के ब्रजमोहन जी सैनी, उन्होंने मुझे एक बार 2-1 साल बाद कहा कि अपने विचारों के जो कार्यकर्ता है, और उन्होंने उस समय सियाराम जी जिला मंत्री हुआ करते थे जयपुर के, वो कभी प्रवास पे आए तो उनसे परिचय भी कराया कि इनके हिसाब से जैसा ये कहे, चूँकि ये संगठन में अपने राष्ट्रीय विचारों के बहुत सारे कार्यकर्ता है, तो उस हिसाब से अपने विचार को अपन को प्रोत्साहन देना है। और धीरे धीरे मैं काम करता रहा। लेकिन मुख्य भूमिका में जब मैं
राजस्थान लोक सेवा आयोग के बाद प्रधानाध्यापक बन करके बांसा से बाहर गया और जयपुर मेरा पोस्टिंग हुआ। जयपुर के पास जमारामगढ़ में पोस्टिंग हुआ, मेरा आना जाना बढ़ा। और फिर जो हमारे प्रदेश स्तर के कार्यकर्ता थे उन लोगों को शायद मेरी उपयोगिता नजर आई। तब तक मैं सामान्य कार्यकर्ता के रूप में उपशाखा कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी, इनके अंदर कार्य कर रहा था। 1996 से मैं प्रदेश कार्यकारिणी में और 1997 से 3 साल के लिए कोषाध्यक्ष और फिर महामंत्री इत्यादि बना। कितने वर्ष रहे महामंत्री आप प्रदेश के? प्रदेश का महामंत्री में करीब एक बार पहले 2011 तक मैं महामंत्री था। अच्छा। 2001 से लेकर के 2011 तक लगभग 10 वर्ष महामंत्री रहा। और प्रदेश अध्यक्ष? फिर 11 से लगभग 19 तक, बीच में 1 साल का ब्रेक दिया। मैंने ये एक सुझाव दिया कि भाई लंबे समय तक एक व्यक्ति एक ही पद पे रहता है तो उपयुक्त नहीं है, तो अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष होना चाहिए। अच्छा। तो 5 वर्ष जो ही मुझे हुए अध्यक्ष के लिए, तो मुझे ब्रेक दिया गया, लेकिन साल भर बाद फिर हमारे जो मार्गदर्शक थे उन्होंने अध्यक्ष बना दिया। तो सेवानिवृत्त हुआ मैं, सेवानिवृत्ति तक अध्यक्ष रहा। उसके बाद मैंने पद त्याग दिया। अपने आप में ये एक बड़ी बात है, संघ से जुड़े हुए जो संगठन हैं जो वैचारिक प्रेरणा संघ से प्राप्त करते हैं, आपको उनमें ही ये चीज देखने को मिलेगी। अन्य संगठनों में तो पद के लिए मारामारी होती है, लड़ाई झगड़े तक हो जाते हैं, मनमुटाव होता है, वैमनस्य हो जाता है। लेकिन यहाँ विषय ये है कि जो जिम्मेदारी है वो पद नहीं है, वो जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी के साथ आप कितना न्याय कर सकते हैं, वो संगठन कैसे आगे बढ़ सकता है, इसके लिए स्वयं अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति ये कह देते हैं कि नहीं, मेरे को विराम चाहिए, मेरी जगह नया व्यक्ति आना चाहिए। ऐसी दुर्लभ चीजें आपको जिस संगठन में देखने को मिलती हैं, जिस मूल संगठन में देखने को मिलती हैं, इसी कारण से मुझे लगता है कि कोई संगठन 100 वर्ष तक की यात्रा पूरी कर लेता है। और उस मूल संगठन का आप देखेंगे आज तक कभी कोई विभाजन नहीं हुआ, उसके प्रमुख के लिए आज तक कभी कोई विवाद नहीं हुआ। जो लोग संघ को केवल बाहर से देखते हैं, समझते हैं, उनके लिए ये बात एक शोध का विषय हो सकती है कि क्या ऐसा संभव है आज के इस दौर में कि संगठन के प्रमुख के लिए कोई विवाद नहीं हो, उस संगठन में कोई विभाजन नहीं हो। अपने आप में बड़ी बात है। और वो संगठन जिस तरीके से कार्यकर्ताओं को तैयार करता है, उनमें भी यही भाव रहता है, पर्दे के पीछे रहने का, संगठन को आगे बढ़ाने का, तमाम तरह की चीजें रहती हैं। अच्छा, जब हम बात करते हैं शिक्षक संघ राष्ट्रीय की, और ये भी स्पष्ट है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रेरणा लगातार मिलती ही है, संघ का अपना एक सिस्टम है, अपना एक कल्चर है काम करने का, कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए भी संघ शिक्षा वर्ग होते थे। आपका भी कोई शिक्षण इस प्रकार का हुआ? मैंने भी संघ का प्रथम वर्ष का शिक्षण किया है। और हम प्रयास करते हैं कि हमारे संगठन के जो कार्यकर्ता है, चाहे वो उपशाखा स्तर का हो, जिला स्तर का हो, उसका वैचारिक प्रबोधन हो। तो ऐसी स्थिति में संघ के शिक्षण भी होते हैं और संगठन अपने स्तर पर अभ्यास वर्गों का भी आयोजन करता है। अच्छा, शिक्षक संघ के अलग से अभ्यास वर्ग लगते हैं? अलग से अभ्यास वर्ग होते हैं, अनिवार्य रूप से अभ्यास वर्ग होते हैं, जिला स्तर के होते हैं, प्रदेश स्तर के होते हैं। और उन अभ्यास वर्गों के अंदर हमारा विचार, कार्यकर्ताओं को हम तैयार करते हैं। कम 3 बातें दायित्ववान कार्यकर्ता में होनी ही चाहिए। एक तो आर्थिक शुचिता होनी चाहिए, एक चारित्रिक शुचिता होनी चाहिए, और एक वैचारिक प्रतिबद्धता होनी चाहिए। इन तीनों को के साथ साथ हम ये भी प्रयास करते हैं कि कार्यकर्ता नियमित रूप से प्रवास करे, कार्यकर्ताओं का कार्य व्यवहार कैसा हो, हमारे संगठन की कार्य पद्धति कैसी हो, इन सब के बारे में 2 से 3 दिन का हमारा आवासीय अभ्यास वर्ग होता है। और उस अभ्यास वर्ग में हम हमारे विचार परिवार से कुछ कार्यकर्ताओं को बुलाते हैं, उनका भी प्रबोधन मिलता है। हमारे जो राष्ट्रीय संगठन है जिससे हम संबद्ध है, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, उसके भी कार्यकर्ता आते हैं और वो हम सबका प्रबोधन करते हैं। अच्छा, एक जिज्ञासा और है। सामान्यतः ये माना जाता है संघ की शाखा में जाके जिसने ध्वज प्रणाम कर लिया, जिसने भारत माता की जय बोल ली, जिसने प्रार्थना कर ली, वो संघ का स्वयंसेवक हो गया। लेकिन आपके इस क्षेत्र में तो बहुत सारे अलग अलग संगठन भी हैं। शिक्षक संघ राष्ट्रीय का कोई सदस्य बनता है तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है? क्या उसके लिए कोई शुल्क है? क्या उसके लिए कोई ट्रेनिंग वो पहले जरूरी है? कब वो व्यक्ति माना जाएगा कि अब सदस्य है? पूरे देश भर में
और राजस्थान में कहने को तो बहुत सारे संगठन हैं, जी। लेकिन केवल यही एकमात्र संगठन ऐसा है जिसकी प्रतिवर्ष नियमित सदस्यता होती है। अच्छा, प्रतिवर्ष सदस्यता लेनी प्रतिवर्ष होती है? नियमित सदस्यता होती है। 100 रुपया शुल्क लेते हैं हम प्रत्येक अध्यापक से, अच्छा। और ये सदस्यता सत्रारंभ से होती है। पहले 31 अगस्त तक होती थी, अब उसका समय थोड़ा सीमित किया है। एक निश्चित समयावधि में सदस्यता होगी और उस सदस्यता शुल्क का 3 स्तर पे विभाजन होगा। अच्छा। 25 रुपया प्रदेश के पास आता है, 25 जिले के पास रहता है और 50 ब्लॉक में रहता है। अच्छा, राजस्थान में सर्वाधिक संख्या वाला ये संगठन है। लगभग कितने सदस्य होंगे इस अभी? बार उसके लगभग 2,70,000 सदस्य हैं। 2,70,000 के आसपास सदस्य हैं। आप बहुत लंबे समय तक जो है प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, प्रदेश महामंत्री भी रहे। अधिकतम संख्या कब गई अधिकतम होगी? संख्या इसी साल की गई, इसी वर्ष है ना? इसी वर्ष अच्छा, एक सर्वाधिक बात संख्या। और ध्यान में आती है, सामान्य रूप से बाहर जो सामान्य व्यक्ति है, जो बहुत अधिक संघ को भी नहीं समझते हैं, बहुत अधिक शिक्षक संघ के बारे में भी नहीं जानते हैं, उन लोगों के मन में एक धारणा रहती है कि जब जब सरकार भाजपा की आएगी, तब तब शिक्षक संघ राष्ट्रीय की सदस्यता बढ़ जाएगी। ये जो तथ्य है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, थोड़ा सा फर्क तो पड़ता है, लेकिन ये ऐसा हर जगह नहीं है। कुछ एक शहर है, जैसे जयपुर शहर है, जैसे जोधपुर शहर है, थोड़ा बहुत अपन अजमेर मान लो, ऐसे कुछ महानगरों की सदस्यता प्रभावित होती है। क्योंकि शहरी जो अध्यापक होते हैं वो उनके बारे में अलग थोड़ी उनकी मनोस्थिति होती है। सरकार के अनुकूल चलने सरकार की के बात अनुकूल रहती होने है। पर वो मेंबर बनना खुद प्रेफर करते हैं कि भाई इनके मेंबर बनो, कोई एक मनोभावना होती है। अन्यथा ऐसा नहीं। और इसका एक कारण केवल इतना सा है कि सरकार में बैठे हुए लोग उन्हीं विचारों को मानते हैं जिन विचारों को इस संगठन के कार्यकर्ता मानते हैं। तो ऐसी स्थिति में इनकी बात को थोड़ा सुनते हैं, लेकिन सारे स्थानांतरण कोई संगठन के अनुसार होते हो ऐसा नहीं है। आपने जैसे प्रारंभ में कहा था कि शिक्षक संघ जो बने थे वो मूल रूप से तो बनाने के पीछे भाव था कि शिक्षकों की जो मांग है, जो उनके विषय हैं और वाजिब जो बातें हैं, वो शासन के समक्ष रखी जाएं। कालांतर में कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगने लग गया धीरे धीरे कि ये सब चीजें तो कहीं पीछे रह गई और तबादले, स्थानांतरण, ये सर्वाधिक चर्चा का विषय यही बनने लग गए? देखिए, मैंने आप प्रारंभ में ये बताया कि इस संगठन की स्थापना करने वाले लोगों में थे बिशन सिंह शेखावत, जो संघ के प्रचारक थे। 1962 तक वो शिक्षक रहे, 62 के बाद पुनः प्रचारक बन गए 2006 तक। और बिशन सिंह जी या जयदेव जी? सॉरी, जयदेव जी पाठक। जयदेव जी पाठक। जयदेव जी पाठक प्रचारक पुनः बने। बिशन सिंह जी शेखावत भी संघ के स्वयंसेवक थे, शिव किशोर सनाटे भी संघ के स्वयंसेवक थे। तो ये लोग कोई तबादलों के हिसाब से नहीं आए थे। और ये तबादले की जो बीमारी है 1993-94 से पहले शासन तबादलों में ज्यादा पड़ता भी नहीं था, अधिकारी ही तबादला करते थे। अच्छा, अधिकारियों के सरकार पास ही नहीं करती थी? सरकार तबादले बड़े बाई द वे कोई गवर्नमेंट ऑर्डर वगैरह करती थी, बाकी तो अधिकारी ये विधायकों की डिजायर और ये सब उसके डिजायर वगैरह 1993-94 के बाद की बीमारी ये है। दर्शकों के लिए एक नई जानकारी हो सकती है। जो नए दौर के लोग हैं, जो नई राजनीति देख रहे हैं, उनको ये बात ध्यान रखनी चाहिए, जो बात प्रहलाद जी बता रहे हैं कि 1992-93 के पहले तक ब्यूरोक्रेसी कितनी हावी थी। जो ट्रांसफर होते थे वो ज्यादातर अधिकारी ही करते थे। एक तरीके से बड़ा पावर जो है वो अधिकारियों के हाथ में रहता था। नेताओं ने तो कमान बाद में जाके संभाली है। जी। तो ऐसा नहीं है कि भाई संगठन के कार्यकर्ता केवल ट्रांसफर ही कराते हैं। संगठन के हमारे जो कार्यक्रम है उनको आप देखोगे, साल भर के एक विशद कार्यक्रमों की श्रृंखला है। और वो कार्यक्रम इस प्रकार के हैं जिनके कारण से व्यक्ति का निर्माण हो। मैं अभी बता रहा था कि पाठक जी ने स्थापना की जी। तो उनका पर्पज केवल शिक्षकों की समस्याओं का हल करना ही नहीं था, उनका पर्पज तबादले इत्यादि करना भी नहीं था। उनका पर्पज था कि ऐसा शिक्षक निर्मित हो जिसके राष्ट्रीय भाव हो, जो राष्ट्र के बारे में सोचे, शिक्षा के बारे में सोचे और विद्यार्थियों के बारे में सोचे, विद्यालय को अपना परिवार समझे। अभी इस वर्ष हमारे संगठन ने एक बड़ा कार्यक्रम मेरा विद्यालय मेरा तीर्थ पूरे राजस्थान में चलाया है। अच्छा। और पिछले कई वर्षों से आपको ध्यान दिलाऊं, मैं गुरुजी का जन्म शताब्दी समारोह जब था 2006 में जी, तो उस समय संघ ने जितने भी अनुषंगिक संगठन थे उन सबसे आह्वान किया था कि कोई एक एक नया कार्यक्रम आपको हाथ में लेना चाहिए और जो हमेशा आपको प्रतिवर्ष आयोजित करना चाहिए। हमारे संगठन ने तब एक निर्णय किया कि हम सामाजिक समरसता दिवस प्रत्येक विद्यालय स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर आयोजित करेंगे। और उसमें
डॉक्टर साहब के जीवन परिचय के बारे में, उनके व्यक्तित्व कृतित्व के बारे में शिक्षकों को बहुत सारी भ्रांत जानकारियां हैं। बहुत सारे लोग केवल आरक्षण को लेकर उनको जानते हैं। उनका और क्या योगदान था, देश के विभाजन के समय उनके क्या विचार थे, अल्पसंख्यकों के प्रति उनकी नीति क्या थी, और भी अनेक उनके इतनी सारी पुस्तकें लिखी है। तो इनके बारे में शिक्षकों को जानकारी हो, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक एक बात सुन करके उनके प्रति कई दुराग्रह रखते हैं, कई अच्छा आग्रह रखते हैं। तो एक बड़ा कार्यक्रम हमने तब से प्रारंभ किया जो अब तक चल रहा है, 2006 से लेके अब तक प्रतिवर्ष अंबेडकर जयंती के दिन या अंबेडकर जयंती के दिन के आसपास जो भी रविवार होता है, जहाँ कार्यकर्ताओं की सुविधा होती है, एक कार्यक्रम होता है जिसमें शिक्षक भी होते हैं, बड़ी कक्षाओं के शिक्षार्थी भी होते हैं, समाज के अन्य लोगों को भी बुलाते हैं, और एक संगोष्ठी होती है। इसी प्रकार प्रतिवर्ष भारतीय नववर्ष का उल्लासपूर्वक स्वागत करना, और संगठन है अपनी मांगों के लिए तो बात करता है जी, लेकिन अपने कर्तव्यों के लिए एक दायित्व बोध का कार्यक्रम भी करता है। प्रतिवर्ष विवेकानंद जयंती से सुभाष जयंती 22 जनवरी से 23 जनवरी तक। नहीं, 14 जनवरी से लेकर के 23 हाँ। जनवरी, लगभग ये 10, 12, 15 दिन का जो कालखंड है, जी। उसमें किसी दिन विद्यालय स्तर पर सारे शिक्षक एकत्रित होकर के हमारा क्या कर्तव्य है विद्यालय के प्रति, समाज के प्रति, छात्रों के प्रति, इन सब के बारे में भी चिंतन करता है। ऐसे बहुत सारे कार्यक्रमों की श्रृंखला है। आपने अभी जो बताया मेरा विद्यालय मेरा तीर्थ, ये कार्यक्रम अभी चलने वाला, क्या होगा नहीं, इसका? चलने वाला नहीं, चल रहा हो चुका, है। इस अच्छा। साल पूरा हुआ है। क्या क्या और गतिविधियां इस रही विद्यालय में शिक्षक ये मानता है कि मेरा जो विद्यालय है जी। ये मेरा तीर्थ स्थान है। तीर्थ के प्रति जो श्रद्धा और आदर की भावना होती है, अनेक बार ये हो गया धीरे धीरे कि एक रोजगार का स्थान मान लिया शिक्षकों ने भी। तो शिक्षकों के अंतस को जागृत करने का ये कार्यक्रम है कि ये केवल रोजगार का साधन नहीं है, आए 2 क्लास ली तो ली, नहीं ली ऐसा नहीं है। ये आपका तीर्थ स्थान है। तीर्थ को जितना आप पवित्र देखना चाहते हो, तीर्थ के अंदर जो जो आप क्वालिटी चाहते हो वो आपके विद्यालय में होनी चाहिए। उनको कैसे हम पूरा करें, कैसे ठीक करें, आने वाले विद्यार्थी क्या प्राप्त करें, इन सब के बारे में चिंतन करना। बहुत अद्भुत विचार है इस संगठन का, जिसने ये कार्यक्रम चलाया, मेरा विद्यालय मेरा तीर्थ। और तीर्थ की बात आते ही एक भावनात्मक विषय, आध्यात्मिक विषय ये साथ में जुड़ता है। और जब व्यक्ति के रोजगार के साथ में आध्यात्मिक और भावनात्मक विषय जुड़ जाता है तो आप निश्चित रूप से समझ सकते हैं कि वहाँ किस प्रकार के संस्कार दिए जाएंगे, वहाँ किस प्रकार का वातावरण होगा, किस प्रकार की वहाँ स्वच्छता होगी, और व्यक्ति अपने कार्य के प्रति कितना जिम्मेदार होगा। निश्चित रूप से ये भावनात्मक विषय, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। दोबारा फिर वही 1993 के कालखंड के आसपास आएंगे। आपने बताया कि उस दौर में जाकर और राजनीतिक हस्तक्षेप ये होने लगे। जहां तक मुझे ध्यान है उस दौर में भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे, गुलाब चंद कटारिया ये शिक्षा मंत्री थे। तो उस दौर में क्या कहा जाए कि जो तबादले थे उसमें शिक्षक संघ राष्ट्रीय का भी सीधा सीधा हस्तक्षेप रहता था। मेरा आशय ये है कि उस समय पहली बार कैंप लगा के ट्रांसफर हुए। उसके पहले राजस्थान में कैंप लग के ट्रांसफर नहीं होते थे। इस प्रकार की शिकायतें आती थी कि ट्रांसफरों के अंदर, अभी आपने एक शब्द काम में लिया कि ब्यूरोक्रेसी हावी थी जी, कुछ भ्रष्टाचार भी होता था। उसके पहले एक, ऐसा नहीं है कि उसके पहले कोई राजनीतिक ट्रांसफर वगैरह नहीं होते थे लेकिन सीमित मात्रा में होते थे। ब्यूरोक्रेट अपने हिसाब से करते थे, लेकिन ब्यूरोक्रेट भी सारे के सारे पाक साफ नहीं है, हम जानते हैं जी। तो ऐसी स्थिति में उन पर अंकुश लगाने के लिए तत्कालीन शिक्षा मंत्री जी ने कैंप लगवाए। कैंप लगाए लेकिन मतलब? कैंप मतलब एक शिविर लगाए, भाई सारे अधिकारी वहाँ आएंगे। अच्छा। टीचर्स की ट्रांसफर की एप्लीकेशन आमंत्रित की गई और एक गाइडलाइन बनाई उन्होंने। उस गाइडलाइन के अनुसार ट्रांसफर होंगे। और मजे की बात यह है कि जो लोग कल्पना नहीं करते थे वो लोग भी शहर में आ गए उस गाइडलाइन की पालना में। अच्छा। तो कभी नहीं सोचते थे कि हम किसी बिना अप्रोच के ट्रांसफर करा पाएंगे, वो भी शहरों में आ गए। वो भी शहरों में आ गए उस पॉलिसी के कारण से। अच्छा। उस समय उन्होंने पॉलिसी में ये बात भी रखी कि जिनका परीक्षा परिणाम गड़बड़ होगा वो जिले से बाहर जाएंगे। हालांकि हम लोगों ने विरोध किया इस बात का, इसलिए विरोध किया कि परीक्षा परिणाम के लिए केवल संस्था प्रधान जिम्मेदार नहीं होता, अनेक कारक होते हैं। लेकिन उन्होंने बाहर किए ट्रांसफर, हमने उसका आंदोलन किया, विरोध किया। तो इस प्रकार फिर धीरे धीरे बाद में जो भी सरकार बनी ये चलता रहा। और बाद में तो कांग्रेस के ज़माने में एक शिक्षा मंत्री बने थे, बड़े फेमस हुए, उनके ज़माने में बहुत ट्रांसफ़र हुए। मास्टर भंवरलाल।
नहीं, भंवरलाल से भी पहले थे। अच्छा, कौन सा? हाँ हाँ, चलिए कोई नहीं, दो विषय और आ गए अब इस बात में से। एक तो बात ये आ गई कि भाजपा की सरकार रही और उन्होंने जो गाइडलाइन बनाई, शिक्षक संघ राष्ट्रीय उसके खिलाफ आंदोलन करने के लिए आ गया। समविचारी संगठन होने के बाद भी जो है वो इस तरह से अपनी विचार की सरकार के खिलाफ सड़कों पे आना, विरोध करना, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। जब अटल जी देश के प्रधानमंत्री, जी। उस समय भारतीय मजदूर संघ ने, और उस समय तो भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक माननीय दत्तोपंत ठेंगड़ी खुद थे। उनके नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन दिल्ली में किया था। जी। चूंकि भारतीय मजदूर संगठन से जुड़ा हुआ एक संगठन है राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ, जी। और उस कर्मचारी महासंघ से शिक्षक संघ के नाते हम भी जुड़े हुए हैं, हमारे विचारों का संगठन है। तो उस आंदोलन में मैं भी गया था, मैं अच्छा। संगठन का महामंत्री था। एक बड़ा आंदोलन था। तो अब आप कहोगे भारतीय मजदूर संघ वैचारिक संगठन है, लेकिन जिन नीतियों का सरकार से विरोध है उसके लिए अपनी बात उठाना, अपना आंदोलन करना, ये गलत नहीं है। और नहीं, इसके तो लिए ऐसे में संघ की तरफ से कोई किसी प्रकार के निर्देश नहीं मिलते हैं? संघ का ये मानना है कि प्रत्येक संगठन स्वायत्त है। संघ संगठनों के आंतरिक क्रियाकलापों में कोई हस्तक्षेप नहीं करता, केवल वैचारिक प्रबोधन मात्र देता है। न कोई चुनाव में हस्तक्षेप करता है, न किसी प्रकार के आंदोलन में। वैचारिक प्रबोधन होता है। फिर भी हम समय पर कभी मार्गदर्शन लेते हैं तो मार्गदर्शन देते हैं, लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि जो उन्होंने कहा उसको एज सच हम पालन करें ही। ये एक बहुत बड़ी बात है। जो लोग बाहर से संघ को देखते हैं उनको लगता होगा कि संघ ने एक बयान जारी किया और सारे संगठन उसी आधार पर चलेंगे। ऐसा नहीं है। संघ से जुड़े हुए जो समविचारी संगठन है उनमें लोकतंत्र कितना मजबूत है, डेमोक्रेसी कितनी मजबूत है, ये अभी की इस चर्चा से आप समझ सकते हैं कि सभी संगठन स्वायत्त हैं। और यदि शासन में भाजपा भी है और लगता है कि वो संगठन के हितों के अनुकूल काम नहीं कर रहे, वे जनता के हितों के अनुकूल काम नहीं कर रहे, तो भाजपा की सरकारों के खिलाफ भी संघ के समविचारी संगठन सड़कों पर आते हैं, आंदोलन करते हैं। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात मैं ये करना चाहूंगा, जैसा आपने कहा कटारिया जी उस समय शिक्षा मंत्री थे और गाइडलाइन बनाई, नीति बनाई, इसके आधार पर तबादले होंगे, मेरिट के आधार पर होंगे, जिनको बाहर जाना है बाहर जाएंगे, शहर में आना है शहर में आएंगे। आज इस दौर में यदि बात करें तो प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लगभग 2 वर्ष जो है वो सरकार को हो ही गए हैं और शिक्षकों के तबादलों को लेकर भी कई बार जब बातें होती हैं तो बात ये भी आती है कि नीति बनाई जाएगी। तो जो नीति 93 के आसपास बन गई थी वो नीति क्या अब लागू नहीं हो सकती? और क्या लगता है कि उस दौर में जिस तरीके से कटारिया जी ने जो काम किए, क्या उस आधार पर काम करेंगे तो शिक्षकों में जो असंतोष देखने को मिल रहा है तबादले नहीं होने के कारण, उसको ठीक किया जा सकता है? देखिए, कटारिया जी की जो मनोस्थिति थी वो एक अलग प्रकार की थी। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि जो भी राजनेता है, चाहे कांग्रेस के आए चाहे भारतीय जनता पार्टी के आए, उन सबके मन में एक भाव रहा कि हमारा प्रभुत्व, हमारी पकड़ रहनी चाहिए। केवल उन्हीं की बात नहीं है, जो विधायक है, दोनों ही पार्टियों के विधायक, वो भी ये चाहते हैं कि शिक्षक हमारे इर्द गिर्द चक्कर लगाए। तो पॉलिसी जो कटारिया जी की पॉलिसी थी, अगली बार सरकार ने उसको स्थगित कर दी, हम नहीं बनाएंगे। नहीं, उन्होंने बनाई नहीं। फिर बीजेपी आई, फिर उन्होंने बात की कि हम पॉलिसी बनाएंगे, बनी भी, कुछ आगे बढ़ी, लेकिन वो भी नहीं बन पाई। और ये लगातार अब तक क्रम चल रहा है। शिक्षकों की जब तक जैसे केंद्र के अंदर स्थानांतरण होते हैं, इस प्रकार के एक नियम बन जाए, पॉलिसी से काम नहीं होता। बाकायदा विधानसभा से बीच में ये भी आई थी कि विधानसभा से पास होकर के नियम बनाएंगे, लेकिन वो भी नियम नहीं बना। अभी क्या लगता है, अभी कुछ चल रहा है राजस्थान में कुछ शिक्षकों के तबादलों को लेकर कोई नीति? तो बहुत समय हो गया, लेकिन सरकार के बदलने के बाद अब तक केवल कुछ प्रधानाचार्यों के स्थानांतरण हुए हैं। नहीं, आप चूंकि खुद एक बहुत महत्वपूर्ण संगठन के संरक्षक हैं जो शिक्षकों से जुड़ा हुआ है, जो उसी विचार का संगठन है जिस विचार की सरकार है, तो आपके संगठन के कुछ लोगों के साथ में क्या शिक्षा मंत्री जी की या शिक्षा विभाग से जुड़े हुए अधिकारियों की नीति बनाने को लेकर कभी कोई मीटिंग, कोई चर्चा, कोई बैठक, कोई वार्ता कुछ हुई इस प्रकार की? जी बिल्कुल, संगठन की कई बार वार्ता हुई है। अभी पिछले दिनों में भी हमारे अध्यक्ष महामंत्री जी और अन्य हमारे प्रतिनिधि मंडल ने जाके मुलाकात की थी, अपनी बात की थी, और वो आश्वासन भी देते हैं कि हम शीघ्र ही नीति बनाएंगे, समस्याओं के समाधान की बात भी करते हैं। अधिकारियों के साथ भी वार्ताएं नियमित रूप से होती रहती है, मंत्री जी के साथ भी होती रहती है।
मेरा सामान्य समाज में बहुत लोगों से जब मिलना जुलना होता है तो एक बात, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, सरकार बदलते ही लोगों को लगता है कि अब तबादले हो जाएंगे। भाजपा की सरकार थी, कांग्रेस की आ गई, कांग्रेस की थी, भाजपा की आ गई। दोनों दलों के विचारों के कार्यकर्ता जो है वे तुरंत एक आशा भरी निगाहों से देखते हैं और लगातार लंबे समय तक जब उस दिशा में लगता है कोई काम नहीं हो रहा है तो एक असंतोष पनपने लगता है। वर्तमान में लगभग यही स्थिति तृतीय श्रेणी के अध्यापकों के बीच तो देखी जा सकती है। शासन प्रशासन इस बात को लेकर कितना संवेदनशील है, कितना चिंतित है, ये अलग विषय हो सकता है। और दर्शकों के लिए ये तक मैं कहना चाहता हूँ एकदम एकदम स्पष्टता के साथ में, इस सरकार की तुलना पिछली सरकार से भी लोग करने लगे हैं और कहने लगे हैं कि पिछली सरकार में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आखिरी वर्ष जो था सरकार का, उसमें आखिर के 6 महीने में सारे खजाने खोल दिए। उन्होंने कहा आप मांगते मांगते थक जाएंगे, मैं देते हुए नहीं थकूंगा। उन्होंने इतने जिले बनवा दिए, उन्होंने कई सारी घोषणाएं कर दी, लेकिन फिर भी वे चुनाव नहीं जीत पाए। क्या भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान की सरकार उसी रास्ते पर चल रही है? 2 वर्ष सरकार के होने को हैं और तबादले नहीं हुए हैं। ऐसे में शिक्षकों के तबादले यदि आप चौथे या 5वें वर्ष में करेंगे तो क्या तब तक इतना डैमेज नहीं हो जाएगा जिसको कंट्रोल करना कठिन होगा? ये शासन में बैठे हुए लोगों के लिए एक मंथन का विषय हो सकता है। खैर, हम चर्चा अब ये करेंगे कि जिस तरीके से शिक्षक संघ राष्ट्रीय संघ से जुड़ा हुआ संगठन है, संघ से जुड़े हुए और भी जो संगठन हैं उनमें एक पद्धति होती है। संघ अपना एक प्रचारक सामान्य रूप से उन संगठनों में भेजता है, उन्हें संगठन महामंत्री की जिम्मेदारी दी जाती है। शिक्षक संघ को चूंकि प्रारंभ किया जयदेव जी पाठक ने, जो स्वयं प्रचारक रहे लंबे समय तक, ऋषि तुल्य लोग उनको मानते थे, वैसा ही उनका व्यवहार और व्यक्तित्व और कृतित्व भी था। उनके जाने के बाद में क्या ये इस प्रकार की स्थितियां भी कभी आई कि शिक्षक संघ राष्ट्रीय को चलाने के लिए, संगठनात्मक ढांचा मजबूत करने के लिए, क्या आपके यहाँ भी सीधे सीधे संघ से कोई प्रचारक संगठन मंत्री के रूप में आते रहे हैं? देखिए, एक बात का मैं उल्लेख और करना चाहूँगा कि जैसे राजस्थान में अपना ये संगठन जो संघ के विचार से प्रेरणा लेके काम कर रहा है, ऐसा ही पूरे देश भर में एक स्वयंसेवक थे, गृहस्थ स्वयंसेवक थे, माननीय मुकुंद राव जी कुलकर्णी, महाराष्ट्र के थे जी। शिक्षक थे। तो उन्होंने राष्ट्रीय विचारों के विभिन्न राज्यों के जो संगठन थे और संगठन में काम करने वाले कार्यकर्ता थे, उन सबको एकजुट करके 1988 में एक संगठन बनाया, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ। शैक्षिक महासंघ, ठीक। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ 88 में बनाया। 1995 में उसका जयपुर में पहला अभ्यास वर्ग हुआ, क्योंकि राजस्थान के अंदर संगठन बहुत लंबे समय से काम कर रहा था। महाराष्ट्र में था, कर्नाटक में था, भारत के कुछ राज्यों में ही राष्ट्रीय विचारों के संगठन प्रभावी थे, उनमें राजस्थान भी था। प्रचारक वहां भी नहीं था। और प्रचारक 1962 के बाद पाठक जी जो ही वापस प्रचारक बने तो अपरोक्ष रूप में संगठन की काम करते रहे, लेकिन वो विभाग संगठन मंत्री के नाते काम विभाग प्रचारक के नाते काम देख रहे थे, प्रचारक नहीं थे। प्रचारक के नाते संगठन महामंत्री का दायित्व नहीं था। 1975 में पाठक जी को पूरी तरह से शिक्षा का क्षेत्र दे दिया, और जो आज आदर्श विद्या मंदिर देखते हैं जी पूरे राजस्थान में, इन आदर्श विद्या मंदिर में जो भी विद्यालय है उनमें बहुत बड़ा योगदान पाठक जी का है। ऐसे ही एक और शिक्षा का संगठन है भारतीय शिक्षण मंडल, ये भी लगभग उसी कालखंड में बना। अखिल भारतीय स्तर पर मुकुंदराव जी कुलकर्णी, पाठक जी और एक जयपुर में धर्म नारायण जी अवस्थी थे जी। इन तीनों चारों ने मिलकर के शिक्षण मंडल बनाया राष्ट्रीय स्तर पर। लेकिन संगठन का प्रचारक तीनों ही संगठनों में नहीं था। सबसे पहले ABRSM में 2004-05 में हमारे जयपुर के ही एक कार्यकर्ता थे, हमारे विभाग प्रचारक थे, माननीय महेंद्र जी कपूर जी। उनको अखिल भारतीय स्तर पर संघ से कार्य मुक्त करके दिया गया और ये कहा गया कि भाई संगठन अपनी योजना से इनका उपयोग करेगा। एक संस्मरण भी मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि वो मैं जयपुर में ही था उस समय। महेंद्र जी कपूर से मेरे बहुत अंतरंग संबंध थे, क्योंकि मेरे विभाग प्रचारक रहे थे जी। खूब अनौपचारिक संबंध थे। तो उनको जो ही ABRSM में लिया गया मैं बहुत प्रसन्न हुआ।
और प्रसन्नता से एक पत्र अपने पूरे राज्य के शिक्षकों को लिखा, एक गस्ती पत्र महामंत्री के नाते। भाई बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि संघ ने हमको एक बहुत अच्छे कार्यकर्ता दिए हैं। पत्र की प्रति अखिल भारतीय संगठनों को भी भेजने की परंपरा रही है हमारी। अच्छा। वो प्रति जब हमारे अखिल भारतीय जो उस समय अध्यक्ष थे मुकुंदराव जी कुलकर्णी, उनको जब मिली, उस समय वो संगठन मंत्री थे, उनको जब मिली तो उन्होंने मुझे व्यक्तिगत पत्र लिखा। और वो पत्र अपने आप में, थोड़ी देर पहले आपने जो प्रश्न किया था संघ और संगठनों का क्या संबंध होता है जी। उसको दृष्टिगोचर करता है। वो पत्र आज भी मेरे पास सुरक्षित है, समय समय पे मैं उसको पढ़ता भी हूँ, कई कार्यकर्ताओं को पढ़ाता भी हूँ। उस पत्र में उन्होंने लिखा था कि आपका प्रसन्न होना स्वाभाविक है क्योंकि आपके यहाँ के कार्यकर्ता रहे हैं, लेकिन ये ध्यान रखिए अब संघ ने जिन कार्यकर्ताओं को दिया है वो कार्यकर्ता किस रूप में संगठन का काम करेंगे, संगठन का काम करेंगे, ये देखना संगठन का काम है। अब वो संगठन के कार्यकर्ता है। लंबे समय तक यही स्थिति यहाँ भी रही। 2006 में जो ही पाठक जी का देहावसान हुआ, हमारे यहाँ कोई प्रचारक नहीं रहे। हमने अनेक बार संघ से आग्रह किया कि हमको एक कार्यकर्ता दीजिए, लेकिन संघ की अपनी व्यवस्थाएं थी। तत्कालीन क्षेत्र प्रचारक माननीय शंकर जी भाई साहब, माननीय दुर्गादास जी, आप लोगों का यही कहना था, निम्बाराम जी, कि भाई जब भी होगा, अभी तो आप लोग, और हमारे प्रचारक श्रेणी के ही कुछ कार्यकर्ता थे, जैसे नानक कुंदरानी थे, श्याम सुंदर जी शर्मा हैं, आप भी जानते हो उनको। ऐसे ही एक बूंदी के चौथमल सनाड्य थे, एक अजमेर के संतोष जी सुराणा थे। ये सब लोग उस जमाने के संगठन के कार्यकर्ता थे जब संगठन का नाम भी नहीं था। तो उनका बहुत बड़ा योगदान था। सारे के सारे संघ के स्वयंसेवक थे, शिक्षित स्वयंसेवक थे। नानक कुंदरानी तो 1946-47 में द्वितीय वर्ष कर चुके थे बम्बई जाकर के। अच्छा, इतने पुराने स्वयंसेवक थे। तो उन लोगों का क्षेत्र प्रचारकों का कहना था आप लोग है ना, आप लोग संभालो, और वही संभालते रहे। 2021 के आसपास कोरोना के कालखंड के बाद जी फिर संघ ने ये निश्चय किया कि भाई एक प्रचारक संगठन को देना चाहिए। प्रचारक आए, लेकिन अब संघ अपने हिसाब से व्यवस्था करता है। वो 2-1 साल 3 साल रहे, अभी उनको फिर दूसरा दायित्व दिया है। अच्छा, तो अभी इस समय जो अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के हमारे संगठन मंत्री है वही देखते हैं। इस समय भी आज की तिथि में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्र में कोई प्रचारक नहीं है। अभी कोई बीच में 3-1 वर्ष के लिए आए थे, घनश्याम जी थे शायद। घनश्याम जी 3 वर्ष। अच्छा, आप तो चूंकि लगातार शिक्षक संघ में ही सक्रिय हैं और सरकारें भी आपने खूब देखी हैं, उनके शिक्षा मंत्रियों से भी आपकी चर्चा खूब हुई है। हो सकता है कांग्रेस के शासनकाल में कम हुई होगी, हुई तो होगी कांग्रेस के शासनकाल में भी, लेकिन भाजपा के शासनकाल में ज्यादा चर्चाएं होती होंगी, वो सुझाव लेने के लिए भी बुलाते होंगे। तो जैसा आप बता रहे हैं कि 90 के बाद में राजनीतिक सक्रियता भी बढ़ी। 90 के बाद में यदि भाजपा की सरकारों में हम शिक्षा मंत्रियों की बात करें तो गुलाब जी कटारिया, घनश्याम जी तिवाड़ी, थोड़े समय के लिए कालीचरण सराफ, फिर वासुदेव देवनानी और अभी मदन दिलावर। ये जो 4-5 नेता हैं, इनमें आपको क्या लगता है कि शिक्षकों की मांगों को, शिक्षकों के काम को सर्वाधिक तन्मयता के साथ, संवेदनशीलता के साथ समझने वाले शिक्षा मंत्री कौन रहे होंगे? मुझे धर्म संकट में डाल रहे हैं, लेकिन धर्म भी मैं स्पष्ट कहूंगा आपको। कटारिया जी जो थे वो एक भावुक शिक्षा मंत्री थे। अच्छा, चूंकि वो खुद भी शिक्षक रहे थे। हाँ। 2 व्यक्ति इन सब में शिक्षक रहे, एक कटारिया जी और एक देवनानी जी। देवनानी जी टेक्निकल एजुकेशन में रहे, कटारिया जी स्कूल एजुकेशन में रहे। तो ऐसी स्थिति में स्कूल एजुकेशन की जो वास्तविकता थी उससे कटारिया जी सुपरिचित थे। तो उन्होंने जितनी संवेदनशीलता के साथ और प्रामाणिकता के साथ कि एक शिक्षक होना कैसा चाहिए, शक्ति भी खूब थे वो। हम लोगों ने कटारिया जी का विरोध भी खूब किया है, क्योंकि हमारे कुछ हितों को वो करते वो ही थे जो शिक्षा के हित में था, लेकिन हमको हमारे हितों का नुकसान होना लगता था, तो विरोध भी किया। लेकिन मैं ये कहूँगा कटारिया जी और फिर घनश्याम जी। घनश्याम जी ने एक बहुत बड़ी देन राजस्थान के शिक्षा विभाग को दी, जो उनके बाद उनके पहले कोई नहीं दे सका। हमारे यहाँ जो अध्यापकों की भर्ती होती थी, आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा, 1998 से पहले, 98 से लेके 2003 का जो कालखंड था, उसमें
तत्कालीन सरकार अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी थी, अशोक गहलोत जी पहली बार जो मुख्यमंत्री बने थे, जी। उन्होंने दिग्विजय सिंह जी जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनसे प्रेरणा लेके हाँ। राजस्थान में शिक्षकों की भर्ती ही बंद कर दी थी। तो अच्छा। हम ये कह सकते हैं कि हमारा शिक्षकों का वंश समाप्त होने की कगार पे था। सेवानिवृत्त 5 होते वर्ष जाएंगे में, हाँ, और नया कोई आएगा 5 नहीं। वर्ष में एक टीचर भर्ती नहीं किया और उन्होंने एक नया प्रयोग किया हाँ। कि 1200 रुपये महीने में हम, एक तो उन्होंने स्कूल भी नहीं खोले, राजीव गांधी पाठशालाएं खोल दी हाँ। और राजीव गांधी पाठशाला का पेरा टीचर ये नियुक्त करेंगे, 1200 रुपये महीने का देंगे। बाद में उन्होंने ये कहा कि चलो थोड़े दिन बाद, साल 2 साल बाद 1200 के 1800 कर देंगे, 2200 कर देंगे, लेकिन पूर्ण वेतन श्रृंखला में हम शिक्षक नहीं की लेंगे। नियुक्ति नहीं करेंगे। हम लोगों ने बहुत विरोध किया। बीजेपी जब चुनाव लड़ रही थी तो उसके पहले बीजेपी के लोगों से भी मिले, उनसे ये भी आग्रह किया कि आपके घोषणा पत्र में ये मुद्दा शामिल करो। सौभाग्य से घनश्याम तिवारी शिक्षा मंत्री बने, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री बनी। जी। हमारे प्रयासों से हमको आज जो मुख्य सचेतक है, मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा, जोगेश्वर गर्ग जी। वो भी कदम कदम पे उस समय विधायक ही थे, हाँ। जालोर से, जी। लेकिन हमारे साथ गए और काफी प्रयासों के बाद दोनों मार्ग निकले। एक तो ये निकला कि अध्यापक की भर्ती आरपीएससी के द्वारा होगी, सीधी भर्ती होगी, पूरी वेतन श्रृंखला में होगी। और दूसरी बात ये निकली कि राजीव गांधी पाठशालाएं सब बंद, प्राथमिक विद्यालय बन गए सारे, और उनके जो पेरा टीचर थे, वो पेरा टीचर चूंकि वो बहुत सारे उनमें ट्रेंड नहीं थे, बहुत सारे इस प्रकार के थे जो सारे मानदंडों को पूरा नहीं करते थे, उन पेरा टीचर्स को हटाया किसी को नहीं, लेकिन ये कहा कि जो ट्रेंड है उनको प्रबोधक का दर्जा दे करके उनको वेतनमान देंगे अध्यापक का। आज उन सबको वेतनमान मिल रहा है। बाद में फिर हमारे संगठन ने समय समय पे प्रयास किए, सभी जो शिक्षा मंत्री बने उनका सहयोग भी मिला, आज उनको वरिष्ठ वेतनमान भी मिल रहा है, उनकी पदोन्नतियां भी हो रही है। तो ये सारे प्रयास हुए। तो कटारिया जी के बाद मैं घनश्याम जी तिवारी ने, चूंकि मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा जो एक वंश समाप्त कर दिया था तत्कालीन सरकार ने, वो पुनः प्रारंभ किया, अध्यापक वर्ग की पुनः पूर्ण वेतन श्रृंखला में भर्ती प्रारंभ की, इसलिए उनको धन्यवाद देता हूँ। बड़ी बात है अपने आप में कि लगातार जिस तरीके से शिक्षक जो है वो प्रतिवर्ष सेवानिवृत्त तो हो रहे थे, लेकिन नए शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होती। और ऐसे में कई बार राजनेता ये उदाहरण देते हैं कि सरकार के पास बजट नहीं है। ये जो बात है, सरकार के पास बजट नहीं है, इसको लेकर यदि आप सामान्य जनता के बीच में चाय की थड़ियों पर, नाई की दुकान पर जाकर चर्चा करेंगे तो आपको वास्तविकता के दर्शन होंगे। वहाँ जो बातें होती हैं वो बातें इस तरह की होती हैं कि यदि सरकार के पास बजट नहीं होता तो फिर विधायकों को पेंशन क्यों दी जाती है, और एक व्यक्ति यदि कई बार विधायक रह लिया तो उसे कई बार की पेंशन। राजनीति को एक तरफ समाज सेवा का दर्जा दिया जाता है और फिर सेवा के बदले ये मेवा देने की परंपरा, इस पर लगाम क्यों नहीं कसी जाती। साधारण सामान्य व्यक्ति को रोजगार से वंचित रखने के षड्यंत्र रचे जाएंगे, लेकिन सरकारी बैठकें होंगी तो फिर उनमें गुलछर्रे उड़ाए जाएंगे। उनके बजट आप देखेंगे तो आंखें फटी रह जाएंगी, क्योंकि मैं भी इस तंत्र में थोड़ा बहुत अंदर तक गया हूँ, थोड़ा बहुत दखल मेरा रहा है। किस तरीके से सरकारी बैठकें होती हैं मंत्रियों की, सांसदों की, और उनके बजट किस तरह से बनते हैं। एक गिलास जूस का पेमेंट करना हो तो कितना हो जाता है, आपकी कल्पना से परे होगा, लेकिन उन सब चीज़ों का मैं साक्षी रहा हूँ। खैर, ये अलग विषय हो जाएगा। चर्चा आपसे प्रहलाद जी ये भी करना चाहेंगे कि संगठन का काम करते करते संगठन के बहुत से वरिष्ठ पदाधिकारियों का भी आपको सहयोग भी मिला, उनका स्नेह भी मिला, आशीर्वाद भी मिला। आपके जीवन में ऐसे कोई 2-3 कार्यकर्ता, ज्येष्ठ कार्यकर्ता, जिनका आपके जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ा हो, जिसके कारण आपको भी प्रेरणा मिली हो कि नहीं, इस संगठन के लिए मुझे सतत काम करना है। नहीं तो ठीक है, नौकरी हर कोई करता है, अपनी नौकरी की, अपना वेतन आया, अपना घर परिवार गृहस्थी में व्यक्ति मस्त रहता है। आखिर इतना समय जो है वो संगठन के लिए, शिक्षकों के लिए लगाने की जो प्रेरणा मिली, उनमें किन लोगों का विशेष रूप से योगदान रहा? देखिए, वैसे अनेक हमारे ऐसे संगठन के मार्गदर्शक थे, पूर्व के कार्यकर्ता थे, लेकिन 2 लोगों का मैं विशेष उल्लेख करना चाहूँगा जिनसे मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली। उनमें एक थे जयदेव जी पाठक। जयदेव जी पाठक संगठन के संस्थापक संरक्षक रहे, विद्या भारती, भारतीय शिक्षण मंडल, शिक्षक संघ का काम देखते रहे। वो लंबे समय तक इस संगठन के संगठन मंत्री रहे।
लेकिन 2-3 बातें उन्होंने हमको दी, कम से कम मैंने उनसे सीखी। जी। उनमें एक बात ये थी कि शिक्षक संगठन के कार्यकर्ता होने के नाते हमारी ये जिम्मेदारी है, हमारा ये दायित्व है कि शिक्षक समस्याओं को हम उठाएं, शिक्षक समस्याओं को पूरी शक्ति से उठाएं। लेकिन शिक्षक समस्याओं का समाधान हमारे हाथ में नहीं है, वो शासन के हाथ में है। समस्या का समाधान नहीं होता है तो हताश होकर शांत नहीं बैठना है, फिर प्रयत्न करना है। ये महत्वपूर्ण बात है। एक महत्वपूर्ण बात उनकी ये थी। दूसरी बात, संगठन के दायित्ववान कार्यकर्ता होने के नाते और प्रमुख दायित्व पर मैं कोषाध्यक्ष बना, फिर महामंत्री बना, अध्यक्ष बना, तो उनका ये कहना था कि जब भी कोई निर्णय करो तो सामूहिक निर्णय होना चाहिए। वो एक ही बात कहते थे, 5 आदमी बैठ करके निर्णय करो, अकेले कोई निर्णय मत करो। वो ये भी कहते थे कि आप 5 आदमी बैठते हो और आपको लगता है ये 5 आदमियों में से अधिकांश लोग 3 या 4 आदमी गलत मत की बात कर रहे हैं, तो भी उनकी मानो। आपकी बात यदि सही है या एक व्यक्ति की बात सही है तो वो नहीं है, बहुमत जो कहता है वो करो। और इसका एक संस्मरण बताता हूँ। एक बार हमारी स्थायी समिति की बैठक हो रही थी जिसमें 20-22 लोग थे, पाठक जी भी थे संगठन मंत्री के नाते। कोई एक विषय पाठक जी ने रखा और कहा कि ऐसा ऐसा करना चाहिए। वो विषय हम लोगों को व्यावहारिक नहीं लगा। उस बैठक के अंदर हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता भी थे, नानक कुंदनानी थे, सत्य प्रकाश आचार्य जो आज राजनीति में है, वो उस समय प्रदेश मंत्री हुआ करते थे, सियाराम शर्मा थे, शिव किशोर सनाड्य थे, ज्योतमल सनाड्य थे, सब वरिष्ठ लोग, हम लोग भी थे। मैं नया नया बना ही था, पहली बैठक थी मेरी। तो लोगों ने कहा साहब ये व्यावहारिक नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। नानक जी ने कहा तो क्या बात करते हो, अपन लोग जब इन विचारों के लोग हैं इसको करना ही चाहिए। लेकिन हमारे सारे साथी सहमत नहीं हुए। पाठक जी बहुत भावुक हो गए कि इस मंडली से मुझे ये अपेक्षा नहीं थी। लेकिन बाद में जब पाठक जी की भावुकता देखी तो लोगों ने कहा ठीक है भाई साहब हम करेंगे। लेकिन पाठक जी ने कहा नहीं, नहीं करना, आप लोग नहीं चाहते तो ये नहीं करना, इस विषय को ड्रॉप करो। और महामंत्री को ये कहा कि भाई छोड़ो, अगला विषय बढ़ाओ। तो एक बहुत बड़ी प्रेरणा की बात थी कि जो बहुमत कहता है वो करो, बहुमत का निर्णय हमको मानना चाहिए। दूसरी बात वो ये कहते थे कि संगठन के कार्यकर्ता को मितव्ययी होना चाहिए। वो प्रवास करते थे, विद्या भारती का काम भी करते थे, संगठन का काम भी करते थे। जब मैं कोषाध्यक्ष बना तो उनका व्ययपत्र देखता था। 15 दिन का प्रवास करके आए और बिल बना के दे रहे हैं 120 रुपए का। भाई यहाँ यहाँ तो मुझे कोई कार्यकर्ता ले गया, यहाँ यहाँ विद्या भारती के लोग ले गए, केवल शिक्षक संघ के काम से इतने रुपए का मैंने टिकट लिया। तो ये बात सामान्य बात नहीं है। आज हम देखते हैं, क्षमा कीजिए मुझे, गृहस्थी कार्यकर्ता ही नहीं अन्य कार्यकर्ताओं में भी हम देखते हैं तो ये मितव्ययता की बात आज गौण हो चुकी। ठीक है, सुविधा हर व्यक्ति को चाहिए, लेकिन सुविधा ही सर्वोपरि हो, ये थोड़ा विचित्र लगता है। इसी कारण से राज्य के इतने संगठन होने के बावजूद इस मितव्ययता के कारण से हमारे संगठन के पास खूब संपत्ति है राजस्थान में। राजस्थान में ही नहीं, राजस्थान से बाहर भी है। उदयपुर में हमारा अपना कार्यालय है, जोधपुर में हमारा अपना कार्यालय है, कई जिलों में अपने कार्यालय है, जयपुर में कार्यालय है, जमीनें हैं, ट्रस्ट बने हुए हैं, खूब उनकी कोष है। ये सारा इसीलिए है क्योंकि पारदर्शिता पूर्वक हिसाब किताब रखना और मितव्ययता का पालन करना। ऐसी एक और कार्यकर्ता हुए हैं संगठन के जिनसे प्रेरणा लेने का अवसर मिला, वो अखिल भारतीय, जिनका अभी मैंने थोड़ी देर पहले उल्लेख किया था, माननीय मुकुंद राव जी कुलकर्णी। मुकुंद राव जी कुलकर्णी, व्यक्तिगत राग अनुराग सबका होता है। 1998 में सियाराम जी जब संगठन से अलग हुए चुनाव हारने के बाद, और उसके पश्चात एक कार्यक्रम करना था हमको पूरे देश भर में। दिल्ली में हमको ABRSM का एक कार्यालय खरीदना था, और दिल्ली में कार्यालय खरीदना है तो हमको अपार धनराशि चाहिए थी। तो उस समय ये तय किया कि भाई मुकुंद राव जी कुलकर्णी जी की आयु 75 वर्ष की हो गई, तो उनका अमृत महोत्सव का आयोजन करेंगे और अमृत महोत्सव के नाम से पूरे देश भर से हम वित्तीय सहयोग शिक्षक बंधुओं से एकत्रित करेंगे और फिर उसकी राशि से हम भवन खरीदेंगे। ये निर्णय हो गया हमारा अखिल भारतीय स्तर पे।
राजस्थान में भी काम शुरू हो गया। कुलकर्णी जी को ये लगता था कि सियाराम शर्मा जी जो थे बहुत एक्टिव कार्यकर्ता है, एक्टिव कार्यकर्ता थे भी जी। जब तक वो रहे, लेकिन बाद में उन्होंने संगठन का निर्णय नहीं माना। संगठन ने उनको ये कहा कि इस बार आपको चुनाव नहीं लड़ना, उन्होंने नहीं माना, चुनाव लड़ा, चुनाव हारे और हारने के बाद संगठन पे केस कर दिया, हाई कोर्ट तक मैंने केस लड़ा। उसके बाद फिर उन्होंने अपना अलग संगठन बना लिया। तो कुलकर्णी जी आए और कुलकर्णी जी का ये था कि उनसे भी सहयोग लेना चाहिए। पाठक जी थे उस समय। पाठक जी ने उनको स्पष्ट कहा कि कुलकर्णी जी, ये इस व्यक्ति का ये कृत्य रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा कार्यकर्ता रहा है। आपकी बात ये भी सही है कि बहुत ज़्यादा एक्टिव है। एक्टिव होने का परिणाम ये है कि आज भी उन्होंने अपना एक अलग संगठन बना भी लिया, चला भी रहे हैं, एक्टिव तो है ही। लेकिन जो ये तय हुआ है कि हमारे संगठन में, एबीआरएसएम के विधान में तय हुआ है कि एक राज्य में एक संगठन होगा, तो ये दूसरे की वो बात नहीं होगी। कुलकर्णी जी ने कहा ठीक है, मैं व्यक्तिगत मिलूंगा। वो उनसे मिलके भी आए, बात भी की, लेकिन उन्होंने खुद की व्यक्तिगत इच्छा होने के बावजूद स्वीकार यही किया जो संगठन की रीति नीति है। और यही रीति नीति हर समय वो हमको बताते रहे, बैठकों में, अभ्यास वर्गों में। राजस्थान से उनको काफ़ी लगाव था, अनेक बार आए वो, और मेरा तो सौभाग्य है कि मेरे घर पर भी उनका आवास रहा। तो ऐसे व्यक्तियों से प्रेरणा मिली। आपने जैसे भी बताया कि बहुत बार चुनाव भी हुए, संगठनों में विभाजन भी हुए, तो सामान्य रूप से संघ में यदि देखा जाता है तो जो जिम्मेदारियां दी जाती हैं एक तरीके से सहमति वाली बात हो जाती है। चुनाव होता है तो कहीं ना कहीं पक्ष प्रतिपक्ष ये वाले विषय भी होते हैं। एक ही विचार के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं में जब दो तरह के पक्ष होते हैं, तो क्या आप लोग इस तरह का विचार नहीं करते कि सामूहिक सहमति से ही अध्यक्ष, महामंत्री या जो भी चीजें हैं, सीधा चुनाव करवाने की नौबत ही नहीं आए? 1992 से मैं प्रदेश के चुनाव में जा रहा हूँ, अब तक जाता रहा हूँ। पिछली बार नहीं गया क्योंकि मैं विदेश था मेरे बच्चे के पास, वरना अब तक जाता रहा हूँ 92 से लगातार। और केवल 2 अवसर ऐसे आए हैं, 3 अवसर ऐसे आए हैं। एक बार 2005 में जब अध्यक्ष के लिए चुनाव हुआ, एक बार 1996 में और एक बार 1998 में। बाकी आज तक प्रदेश अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं लगातार। मैं भी अध्यक्ष महामंत्री निर्विरोध बनाऊं। चुनाव नहीं होते हमारे, चुनाव होते हैं ब्लॉक लेवल पर। चुनाव होते हैं कुछ, वो भी सारे जिलों में नहीं, कुछ जिलों पर, क्योंकि ब्लॉक लेवल पर कार्यकर्ता नया नया आता है। संगठन की रीति नीति नहीं जानता, उतनी परिपक्वता नहीं कई होती। बार जिलों के कुछ कार्यकर्ता ऐसे आ जाते हैं जो ये सोचते हैं कि इस संगठन के पदाधिकारी बनेंगे तो हम कोई प्रभावी हो पाएंगे। कुछ लोगों को ये भी गलतफहमी है कि अनुषंगिक संगठन में करेंगे। कुछ लोगों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं होती है जी। तो इसके मार्फत हम राजनीति में जल्दी हमारी एंट्री हो जाएगी। तो ये सोच करके, इस दृष्टिकोण को लेकर कोई आते हैं तो वो चुनाव लड़ने की बात सोचता है, लेकिन 1 आध साल बाद उसको पता चल जाता है भाई ऐसा कुछ नहीं। जो बात सरसंघ चालक मोहन जी भागवत कहते हैं कि जो व्यक्ति अपेक्षा लेकर आ रहा है वो अपने आप पीछे हट जाएगा, यहाँ तो वो आए जिसे देश और समाज के लिए कुछ देना है। चलिए, बस एक प्रश्न और करूंगा आपसे। चूंकि संगठन का बहुत बड़ा विस्तार हो गया, 2 लाख से अधिक आप बता रहे हैं कि 2,80,000 तो सदस्य हैं आपके। साधारण सदस्य है। हाँ। इसके अलावा लगभग 8,000 आजीवन सदस्य भी हैं। 8,000 आजीवन सदस्य भी हैं, बहुत सारे पदाधिकारी भी हैं। वो सरकार सदस्य बदलती सब है, होते हैं। सरकार बदलती है तो बहुत से लोग सीधे सीधे अपेक्षा तो रखते होंगे आपसे कि आपकी बात होती है शिक्षा मंत्री से, आपकी बात होती है सत्ता में बैठे हुए लोगों से, तबादलों के लिए व्यक्तिगत रूप से कितना दबाव आ जाता है? ऐसा नहीं लगता कि सरकार नहीं आती तो ज्यादा सुकून था? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, तबादलों का दबाव आता है, लेकिन संगठन की ये पद्धति है कि भाई संगठन का कोई कार्यकर्ता है और जो कार्यकर्ता प्रताड़ित हुआ है, आमतौर पर होता है कांग्रेस राज जब भी आया, जैसे मेरा भी जैसलमेर ट्रांसफर हुआ जो ही गवर्नमेंट आई, और वो इसीलिए हुआ कि मैं इस संगठन का महामंत्री हूँ। मनोहर मेघवाल ने मुझे बुला करके कहा भाई मैं जानता हूँ तुम अच्छे आदमी हो, लेकिन देखिए ये गहलोत जी का पत्र है, उन्होंने लिखा है इनका दूरस्थ स्थानांतरण करो। मैंने अपनी आंखों से पत्र देखा है। अच्छा। अशोक गहलोत जी ने लिखा था, तो इसलिए मैं मजबूर हूँ तुम्हारा वहाँ ट्रांसफर आपके नाम से? बिल्कुल। अच्छा। प्रहलाद शर्मा का दूरस्थ स्थानांतरण किया जाए। किसी व्यक्ति ने मेरी शिकायत की, दूसरे संगठन के कार्यकर्ता ने, जो वामपंथी संगठन का कार्यकर्ता था, गहलोत जी को, और गहलोत जी ने उसी पर टिप्पणी लिख दी इसका दूरस्थ स्थानांतरण किया जाए। अच्छा। अशोक गहलोत।
मुझे मेघवाल जी ने बता दिया। हम्म, मैं मेघवाल जी के पास गया, मैंने कहा आप नए ही बने थे शिक्षा मंत्री, गवर्नमेंट नई आई थी। जी। मेघवाल जी से मैं परिचित इसलिए था कि जब वो खेल मंत्री थे हम्म, तो एक बार मैंने स्टेट टूर्नामेंट करवाए थे हेडमास्टर रहते हुए। हम्म, संगठन का रोल नहीं था उसमें। जी। और उस स्टेट टूर्नामेंट में मैं उस समय कोठी कोडियान जयपुर का एक ऐसा पिछड़ा एरिया था हम्म, जिसमें करीब 600 बच्चे थे और उनमें से जनरल बच्चे अल्पसंख्यक वर्ग के थे, बाकी सब कोली और खटीक कम्युनिटी के बच्चे थे। अच्छा। और हमने स्टेट टूर्नामेंट कराया, उसमें चीफ गेस्ट के रूप में मेघवाल जी को बुलाया और वो बहुत प्रभावित हुए कि ऐसे विद्यालय ने स्टेट टूर्नामेंट करा लिया आपके पास, क्योंकि सरकार तो बजट देती नहीं है। जी। तो हमने कहा उस भामाशाहों से सहयोग लिया। आज जो संजय दीक्षित अभी जो एक जयपुर डायलॉग के नाम से वो चला रहे हैं, कार्यक्रम चलाते हैं, हाँ। वो उस समय एक लॉन टेनिस एसोसिएशन के स्टेट के सेक्रेटरी थे। अच्छा। एक इनकम टैक्स अधिकारी थे, नाम भूल रहा हूँ मैं, वो उसके अध्यक्ष थे। उस वो जो एक उनकी लॉन टेनिस एसोसिएशन कमेटी होती है, उन लोगों ने हमको सहयोग किया। और आपको ताजुब होगा कि जय क्लब में हमारा टूर्नामेंट हुआ। अच्छा। जय क्लब में आमतौर पर स्कूल शिक्षा के हाँ, टूर्नामेंट सोच भी नहीं होते, सकते हैं, और बिल्कुल। वहीं हमने मेघवाल जी को बुलाया था। हाँ। तब से उनसे परिचय था, इसीलिए उनकी थोड़ी बहुत सहानुभूति भी थी और उनका भाई मैं मजबूर हूँ। तो इस प्रकार राजनीतिक रूप से जब प्रताड़ित होते हैं तो उनको राहत दिलाने के लिए हमारा दबाव होता है, केवल उनके लिए। बाकी आम टीचर्स के तबादले हम लोग हस्तक्षेप नहीं करते। ये ठीक है कि हम जहाँ जहाँ काम करते हैं, हमारे कार्यकर्ता जहाँ जहाँ काम करते हैं, मैं जैसे जिस विधानसभा क्षेत्र में हूँ, विधानसभा के जो विधायक बनते हैं उनसे हमारा वैसे ही संपर्क हो जाता है। और जब संपर्क हो जाता है और वो जब तबादलों का हस्तक्षेप करते हैं तो उनके ध्यान में रहता है कौन हमारे विचारों के हैं, तो अपने आप ट्रांसफर होते हैं। अपने आप। हमको हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं होती। हम केवल उनके लिए प्रयास करते हैं जो केवल इसीलिए स्थानांतरित हुए हैं क्योंकि संगठन के कार्यकर्ता थे। परित्राणाय साधुनाम वाला काम करते हैं। चलिए, समय की अपनी सीमा है, लगभग 1 घंटा हो गया आपसे बात करते करते, पता ही नहीं लगा। संघ का शताब्दी वर्ष चल रहा है और अलग अलग संगठनों की भी हम चर्चा कर रहे हैं इस श्रृंखला के अंतर्गत। क्योंकि आप तो सीधे शिक्षकों से जुड़े हैं, तो शिक्षकों को संघ के इस शताब्दी वर्ष में क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, एक रोचक बात आपको और बताऊं मैं, हमारे संगठन के जो संस्थापक थे उनका जन्म हुआ था 1924 में 24 और संघ की स्थापना हुई थी 1925 में। गत वर्ष ही हमने जयदेव जी पाठक के जन्मदिन का शताब्दी वर्ष पूरे राज्य स्तर पर आयोजित किया है जी। बहुत सारे कार्यक्रम भी हुए हैं। तो जयदेव जी पाठक अपने आप में संघ ही थे और मैं समझता हूँ मैंने उन जैसा दूसरा प्रचारक आज तक नहीं देखा जिसने अपना प्रत्येक पल संगठन को दिया, राष्ट्र को दिया और शिक्षकों को दिया, विशेष रूप से चाहे विद्या भारती हो चाहे ये हो। तो शिक्षक संघ के जो कार्यकर्ता है, विद्यालय शिक्षा में काम करने वाले जो हमारे शिक्षक बंधु हैं, उनके लिए इस शताब्दी वर्ष में जो भी कार्यक्रम संघ के द्वारा आयोजित हो रहे हैं, पंच प्रण की जो बात हो रही है उसके बारे में लगातार हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं, स्थान स्थान पे चल रहे हैं। अपेक्षा यही है कि इस राष्ट्र के ऐसे नागरिक बने जो राष्ट्र की रक्षा कर सके। बहुत सारे संकट, बहुत सारी विपदाएं और विशेष रूप से चारित्रिक जो एक संकट आया हुआ है इस समय, हर व्यक्ति के नैतिक आचरण का जो संकट है और जो बड़ा लेफ्ट लिबरल द्वारा एक षड्यंत्र पूर्वक हम लोगों के मनो मस्तिष्क में डाल दिया गया है, उसके संबंध में हमको विशेष रूप से जागरूक करने की आवश्यकता है और इसकी जिम्मेदारी शिक्षक समाज की है, शिक्षक ही कर सकता है। बहुत बड़ी बात कही है संदेश में प्रहलाद जी ने। इन्होंने कहा है कि चरित्र आपका पवित्र होगा तो आपका ध्येय, आपका कार्य और सुगम हो जाएगा। संघ का शताब्दी वर्ष है और शिक्षकों पर बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। इस हेतु शिक्षक जो नई पीढ़ी को, भावी पीढ़ी को तैयार करने का काम करते हैं, उन्हें भी आत्मावलोकन करना चाहिए, उन्हें भी अपनी कार्यनिष्ठा उस पर ध्यान देना चाहिए। अपना जो मूल कार्य है उसको भी पूरा वैसे तो करते ही हैं और निश्चित रूप से और जब आगे बढ़ाएंगे तो श्रेष्ठ नागरिक तैयार करने में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। क्या कहना है आपका इस पूरी चर्चा पर? शिक्षक संघ की एक यात्रा हमने प्रहलाद जी के मुखारविंद से सुनी है। इस शिक्षक संघ की यात्रा पर, संघ के शताब्दी वर्ष पर, इस चर्चा पर जो आपका विचार है कमेंट करके अवश्य अवगत करवाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। प्रहलाद जी, आप स्टूडियो में पधारे, बहुत समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।